सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की आज राजधानी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री होंगे शामिल। प्रशांत क्षेत्र में हाल ही के घटनाक्रम और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मेजबान भारत द्वारा मतभेदों को पाटने के प्रयासों के बावजूद G20 विदेश मंत्रियों की बैठक पर संयुक्त विज्ञप्ति नहीं हो सकी जारी। यूक्रेन विवाद को लेकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी शक्तियों और रूस के बीच बढ़ती कड़वाहट बनी कारण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीमा पार आतंकवाद को बताया वैश्विक खतरा। नई चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण को बताया समय की मांग। सरकार ने 2023-24 के लिए 34.15 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य किया तय। राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक में लिया गया निर्णय। और इंदौर टेस्ट में भारतीय टीम पर मंडराया हार का खतरा। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए मात्र 75 रनों का लक्ष्य। आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। भारत आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये की पृष्ठभूमि में हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र हालात पर चर्चा की जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। इस बैठक में पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई बैठक की चर्चाओं को जारी रखने का अवसर भी मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें भारत प्रशांत क्षेत्र में हाल ही के घटनाक्रम और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों और मुक्त, खुले और समावेशी भारत प्रशांत के विजन पर विचार साझा किए जाएंगे। बैठक में शामिल मंत्री क्वाड की कार्यसूची और समाधान से जुड़ी पहल पर भी प्रगति की समीक्षा करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, समझना चाहेंगे क्वाड देशों की ये महत्वपूर्ण बैठक भारत के लिहाज से किस तरीके का असर वैश्विक स्तर पर छोड़ सकती है? देखिए पराक्रम, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अभी G20 की बैठक कल खत्म हुई है और G20 की बैठक में जो सभी सदस्य हैं वो भाग लिया उन्होंने। और G20 में जो एक चीज दिख रही है कि G20 में तकरीबन सारे मुद्दे पे सहमति तो बन रही है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सहमति नहीं बन पा रही है, वो है रूस यूक्रेन का मुद्दा। लेकिन उस मामले से क्या असर पड़ रहा है पूरे इस इलाके की सुरक्षा का, यह एक महत्वपूर्ण मामला बनता नजर आ रहा है, क्योंकि चीन के बारे में सभी को ये संदेह है कि चीन की आक्रामकता जो है इस इलाके में संतुलन को कहीं ना कहीं से उसको प्रभावित कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्वाड के सदस्य देशों की कोशिश ये है कि एक ऐसी स्थिति बनाई जाए जिसमें कि यहाँ जो ऐसे जो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनके सामने आर्थिक सुरक्षा की भी स्थिति है, उनके संप्रभुता को भी खतरा है, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा जब नहीं रहती है तो संप्रभुता को खतरा होता है। और इसके अलावा उनके अंदर जो कई बार देखते हैं कि एक डिजास्टर की स्थिति में, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वो बिल्कुल असहाय की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो कि क्वाड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो किसी एक देश के चंगुल में न फंसे, उनके ऋण के बोझ के तले न दबे और ऐसी स्थिति न बने कि वो असहाय की स्थिति में हो। तो ऐसी स्थिति में क्वाड की बैठक G20 के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसीलिए इस समय तय हुआ कि क्वाड की बैठक अभी की जाए, क्योंकि अभी G20 के शिखर सम्मेलन भी बाकी है और इस बीच में जो कई मामले ऐसे दिख रहे हैं जिसमें कि खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, इसके मामले में क्वाड के देशों के बीच में पूरी तरह एकता नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध ने इस मामले को भी बाधित किया है।
तो जी। कोशिश ये हो रही कि इस मामले पर भी क्वाड के अंदर एक सहमति बनाई जाए, ताकि सारे देश मिलकर जो आने वाले खतरे हैं और जो असंतुलन की स्थिति है आर्थिक क्षेत्र में, उस असंतुलन को दूर करने में भूमिका निभा पाए। पराक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री किन गांग के साथ हुई बैठक में कहा कि भारत चीन के बीच संबंध असामान्य है। बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों, खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और स्थिरता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने पर चर्चा हुई। G20 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और किन गांग की यह पहली मुलाकात है। पूर्वी लद्दाख में 34 महीने से अधिक समय से जारी सीमा विवाद के बीच यह बैठक हुई। किन दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री बने थे और उन्होंने वांग यी की जगह ली थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि किन के विदेश मंत्री बनने के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात है। करीब 45 मिनट तक चली चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों में कुछ वास्तविक समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने और जिन पर खुलकर और दिल से बात करने की जरूरत है। किन भारत की मेजबानी में हो रही G20 की बैठक में शामिल होने गुरुवार सुबह दिल्ली पहुंचे थे। वहीं मेजबान भारत द्वारा मतभेदों को पाटने के लगातार प्रयासों के बावजूद यूक्रेन विवाद को लेकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी शक्तियों और रूस के बीच बढ़ती कड़वाहट के कारण गुरुवार को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक पर संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष पर मतभेद थे, जिसके कारण बैठक संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमत नहीं हो सकी, लेकिन बैठक में विकास से संबंधित चिंताओं सहित बड़ी संख्या में अन्य वैश्विक चिंताओं पर आम सहमति थी। लेकिन कुछ मुद्दे थे और मुझे लगता है कि मुद्दे बहुत स्पष्ट रूप से यूक्रेन संघर्ष से संबंधित हैं, जिस पर मतभेद थे। That this grouping bears an exceptional responsibility. We first came together in the midst of a global crisis and are today, once again, actually confronting multiple ones. These include the impact of the COVID pandemic, concerns of fragile supply chains, the knock-on effects of ongoing conflicts, anxiety of debt crisis, and the disruption of climate events. In considering these issues, we may not always be of one mind. In fact, there are some matters of sharp differences of opinions and views. Yet, we must find common ground and provide direction, because that is what the world expects of us. बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य की कानून व्यवस्था पर उनके साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगी। भगवंत मान ने अजनाला घटना से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने गृह मंत्री के साथ चर्चा के दौरान सीमा पर ड्रोन की बढ़ती गतिविधियां और मादक पदार्थों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां फिर सामने आने के आलोक में पंजाब की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट बाद मिशन मोड में विकसित होते पर्यटन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार 23 फरवरी से मार्च महीने की 11 तारीख तक बजट बाद आयोजित किए जा रहे 12 वेबिनारों का एक हिस्सा है। ये वेबिनार केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर आधारित है और इनका उद्देश्य बजट में की गई घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों में समन्वय स्थापित करना है। बजट बाद वेबिनार के विचार की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली में आयोजित 8वें संस्करण रायसीना डायलॉग में शामिल हुए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि रहीं। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय चुनौतियों भरा है।
उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन का स्थानीय लोगों को फायदा होगा। 3 दिवसीय रायसीना संवाद भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन है। रायसीना डायलॉग 2023 का विषय है उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश स्तंभ। भारत की G20 की अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में हो रहे इस वर्ष के रायसीना संवाद का विशेष महत्व है। The natural environment where the Judaic, Christian, and classic roots of Europe have developed. Geography has shaped our culture, our outward projection, and our growth as civilization. And much like India, the peninsular factor has given us a crucial resource, being both a continental and a maritime nation. पूर्वोत्तर में मिली जीत से बीजेपी में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर पूर्वोत्तर के इस राज्य की जनता के प्रति आभार जताया और कहा कि उनका वोट विकास और स्थिरता के लिए है। राज्य की प्रगति और स्थिरता के लिए ये वोट है। भाजपा त्रिपुरा राज्य के विकास पथ को बढ़ावा देने का कार्य जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे सभी त्रिपुरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमीनी स्तर पर शानदार प्रयासों के लिए गर्व है। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा आज सुबह राज्य के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर अगली सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। राज्यपाल से मिलने से पहले संगमा एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। एनपीपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उसने 59 में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की है। वह बहुमत का आंकड़ा हासिल करने से कुछ सीटें चूक गई। बीजेपी के सहयोग से सरकार के गठन के लिए दावा पेश करने के लिए सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख संगमा आज करीब 11:30 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उनके साथ एनपीपी और अन्य सहयोगी दलों के विधायक भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। न्यायमूर्ति के जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि यह नियम संसद द्वारा इस मुद्दे पर कानून बनाए जाने तक कायम रहेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति में शामिल किया जाएगा। संविधान पीठ ने कहा कि लोकतंत्र नाजुक है और कानून के शासन पर बयानबाजी इसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए। अदालत ने सर्वसम्मत फैसले में चुनाव प्रक्रियाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र लोगों की इच्छा से जुड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि सीमा पार आतंकवाद एक वैश्विक खतरा बन गया है और नई चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण आज के समय की मांग है। संसद परिसर में नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के 63वें कोर्स के सदस्यों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के पास सैन्य रणनीति की समृद्ध और स्थायी विरासत है। भारत आज वैश्विक प्रगति, विकास, समृद्धि, शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य जटिल होता जा रहा है, सीमा पार आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती बन गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि नवाचारों के माध्यम से साइबर युद्ध, ड्रग्स, हथियार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, G20 के स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमारी वैश्विक मुद्दों पर हमेशा शांति हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में है। ये बात सही है, आजकल युद्ध के साथ साथ
बॉर्डर पर कई नई एक्टिविटीज भी होती है जो बॉर्डर देश हैं विशेष रूप से, इसलिए आपको उन टेक्नोलॉजी को भी विशेष उपयोग करना पड़ता है। केवल वार युद्ध नहीं, आजकल ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर वारफेयर, ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी हमें आधुनिक नवाचार को अपनाना पड़ता है और ये आपके प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आधुनिक नवाचार को अपनाने के महत्व को लोकसभा अध्यक्ष ने बताया। और इस खबर के साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। बने रहिए हमारे साथ। We will discuss Chancellor Scholz's first visit to India in his current role. With COVID, the economic crisis, now the war in Ukraine, and the growing Chinese footprint in the Indo-Pacific. All of it has forced Germany and India also to revisit their strategic partnership. High-powered business delegation that came was quite an important step. There are these big German champions and middle and small-scale companies now are getting cautious and are looking to either move out of China or look at a China plus one model. So there, India for them is very attractive. टॉप न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। एनआईए की एक विशेष अदालत ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के ऐसे 13 आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जो वर्तमान में सीमा पार से गतिविधियां चला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान वो 2 विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और कर्नाटक के अपने दिन भर के दौरे में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तमिलनाडु में पथ संचलन निकालने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश समारोह को संबोधित भी करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु एक ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ के 3880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर की ओर जाने वाले जुड़वा मार्गों के चौड़ीकरण के कार्यों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में प्रतिवर्ष होने वाली अमरनाथ यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होने वाली है। झारखंड मंत्रिमंडल ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा से संबंधित विभिन्न नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के बाहर के संस्थानों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं देना भी शामिल है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप सी तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए इंटरव्यू नहीं कराने का फैसला लिया है। डॉक्यूमेंट्री और फिल्म मेकर्स की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए भारतीय चित्र साधना ने चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के 5वें संस्करण की तिथियों की घोषणा कर दी है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता में सांसद मनोज तिवारी, निदेशक अभिनेता सतीश कौशिक भी उपस्थित रहे। और टॉप 10 के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर।
मॉस्को की सीमा के अंदर यूक्रेनी ड्रोन उड़ने के बाद से रूस काफी आक्रामक हो गया है। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर पश्चिमी रूस में घुसने और ग्रामीणों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि ड्रोन प्रकरण के बाद रूस के ब्रांस्क इलाके में हमले की भी खबर सामने आई है। वहीं यूक्रेन ने क्रेमलिन के दावों को सिरे से खारिज किया है। यूक्रेन ने इस बात का खंडन किया और साथ ही चेतावनी दी कि मॉस्को में हुए हमले के लिए रूस खुद जिम्मेदार है और वो यूक्रेन पर जबरन आरोप लगाकर खुद को सही साबित कर रहा है। ड्रोन प्रकरण के बाद इस हमले ने कहीं ना कहीं रूस की डिफेंस पर अब सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हांगकांग में एक गगनचुंबी इमारत में आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इमारत निर्माणाधीन है, जहां आधी रात को आग लग गई। निर्माणाधीन इमारत के अंदर से विस्फोटों की आवाजें भी आ रही हैं। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह आग अब भी लगी हुई है। भीषण आग में कम से कम 2 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है। वहीं मध्य ग्रीस में 3 दिन पहले 2 ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। इस बात की जानकारी ग्रीस फायर सर्विस ने दी। ग्रीस फायर सर्विस के मुताबिक लारिसा शहर के पास अभी भी खोज और बचाव अभियान चल रहा है। ऐसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा होने की आशंका है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के मुताबिक ग्रीस की अब तक की सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटना में पीड़ितों में ज्यादातर युवा थे। ग्रीस प्रधानमंत्री के मुताबिक दुर्घटना के कारणों की पूरी तरह से जांच करने और रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र क्रॉस पार्टी कमेटी भी स्थापित की जाएगी। यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि वो साल 2023 में समुद्र संरक्षण के लिए 816.5 मिलियन यूरो यानी करीब $865 मिलियन खर्च करेगा। पनामा में हुए महासागर वैश्विक सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने इस साल 816.5 मिलियन यूरो के वित्त पोषण द्वारा समर्थित समुद्र की रक्षा, पुनर्स्थापना और देखभाल की मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पनामा सिटी में 2 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया के महासागरों के सामने आने वाले कई खतरों से निपटने के लिए सभी दिग्गज पहुंचे, जिसमें राजनीतिक, व्यापारिक नेताओं, पर्यावरण और कार्यकर्ता और शिक्षाविद शामिल थे। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने आईएमएफ की एक और मांग को मान लिया है। पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मांग को स्वीकार करते हुए बिजली उपभोक्ताओं पर 3.23 रुपए प्रति यूनिट तक अतिरिक्त चार्ज लगाने की घोषणा की है। पाकिस्तान में यह अतिरिक्त चार्ज 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। पाक सरकार ने बिजली क्षेत्र के लोन और देनदारियों को पूरा करने के लिए अगले वित्त वर्ष में 335 अरब रुपए के अधिक के राजस्व हासिल करने का फैसला किया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात, आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी बड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। सरकार ने अप्रैल से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 341.5 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है। इससे पिछले साल यह आंकड़ा 187.9 लाख टन था। खरीद व्यवस्था पर चर्चा के लिए राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक में यह लक्ष्य तय किया गया। बैठक की अध्यक्षता खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने की। इस बैठक का आयोजन राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर किया गया। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि विपणन वर्ष 2022-23 यानी कि अप्रैल से मार्च के लिए पंजाब 25 लाख टन, हरियाणा 15 लाख टन और मध्य प्रदेश 20 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखेगा। घरेलू उत्पादन में गिरावट और अधिक निर्यात के कारण पिछले साल गेहूं की खरीद में कमी आई थी। सरकार ने गेहूं के अलावा विपणन वर्ष 2022-23 में रबी यानी कि चावल की खरीद का लक्ष्य 106 लाख टन निर्धारित किया है।
अमेरिका में कच्चे तेल के बढ़ते भंडार और यूरोप में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का आर्थिक वृद्धि दर पर पड़ने वाले असर की चिंता से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतें गुरुवार को 0.15% यानी कि 13 सेंट घटकर $84.18 प्रति बैरल रह गई। अमेरिका तेल मानक WTI 0.2% यानी कि 17 सेंट सस्ता होकर $77.52 प्रति बैरल रह गया। उधर अमेरिका में लगातार 10वें सप्ताह कच्चे तेल का भंडार बढ़ने से बाजार पर दबाव बढ़ा है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2023 को समाप्त सप्ताह में अमेरिका का तेल भंडार 12 लाख बैरल से बढ़कर 48.02 करोड़ बैरल पहुंच गया। यह मई 2021 के बाद सबसे अधिक है। वहीं चालू वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही कर्ज लेने वालों को झटका लगा है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक ने अपने अपने कर्ज महंगे कर दिए हैं। दो बैंकों की नई दरें 1 मार्च से और बंधन बैंक की नई दर 28 फरवरी से लागू हो गई हैं। इससे पहले मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ने भी कर्ज पर ब्याज दरें 0.25% तक बढ़ा दी थी। इनकी भी नई दर 1 मार्च से लागू हो गई। आरबीआई अप्रैल के पहले हफ्ते में फिर से रेपो दर 0.25% बढ़ा सकता है। ऐसे में अगले महीने भी सभी तरह के कर्ज महंगे होने के आसार हैं। मई 2022 से इस साल फरवरी तक आरबीआई रेपो दर में 2.50% की बढ़ोतरी कर चुका है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों पर। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। टेस्ट सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही मेहमान टीम इंदौर टेस्ट जीत की दहलीज पर खड़ी है। इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम की दूसरी पारी 163 रन बना पाई। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने 59 रनों की पारी खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफ स्पिनर नॉर्थन लियोन ने 8 विकेट झटके। भारतीय टीम ने मेहमान ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 75 रनों का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज की शुरुआत के 2 टेस्ट मैच भारत ने जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की हुई है। हालांकि लक्ष्य को देखते हुए यह मैच मेहमान टीम के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ टॉप न्यूज में खबरों के लिहाज से आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 3 मार्च की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। 3 मार्च साल 1976 को सूबेदार संजय कुमार का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुआ। संजय कुमार भारत के उन 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से एक हैं जिन्होंने युद्ध में अपने शौर्य से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। ये राइफलमैन संजय कुमार से प्रख्यात हैं। कारगिल युद्ध के दौरान साल 1999 में उन्होंने लद्दाख क्षेत्र में दुश्मन सेना के जवान से उसी की मशीन गन छीनकर दुश्मन के 3 जवानों को मार गिराया। उन्होंने कारगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें साल 1999 में सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध को मूल में रखकर बनी फिल्म LOC कारगिल में संजय कुमार और उनके साथियों को दर्शाया गया है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने फिल्म में संजय कुमार की भूमिका निभाई है। 3 मार्च साल 1839 में भारत के महान उद्योगपति जमशेद जी टाटा का जन्म गुजरात में हुआ। ये विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर होगा। इन्होंने अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए जमशेद जी ने अनेक नई व बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। टाटा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए बंबई यानी आज के मुंबई में ताजमहल होटल बनाया, जो पूरे एशिया में अपने ढंग का अनूठा होटल है।
जिन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था, ताजमहल होटल इसी दमनकारी नीति का करारा जवाब था।